हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के वीवीआई सवाल वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल जो बिहार बोर्ड के फिजिक्स के एग्जाम में देखने को मिलेगा। उन सवालों को आज करवाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसी पे फोकस सिर्फ करेंगे, उससे रिलेटेड बातें करेंगे और फालतू की बातें नहीं करेंगे और आगे देखेंगे इसमें सवाल किस तरीके की आती है। तो सबसे पहले सवाल से पहले जरा समझ लें कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है संचार तंत्र, यानी समाचार को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना ही क्या है, वो जो है से संचार तंत्र है जिस माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसे पेपर हो गया, उसमें क्या होता है, न्यूज छपती है, यहाँ का समाचार आगे के लोग, अदर जगह के लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, संचार का साधन हुआ, संचार तंत्र हुआ। जैसे मोबाइल क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या, सभी क्या है, वो एक संचार का माध्यम है जिस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक समाचार को पहुंचाया जाता है, न्यूज को पहुंचाया जाता है। तो इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब जो उसमें इन्वॉल्व हुआ, जितना चीज उसमें इन्वॉल्व हुआ सभी संचार तंत्र में आ जाएगा। संचार तंत्र मतलब जो समाचार को यानी न्यूज को पहुंचाने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह। चलिए तो आगे बढ़ता हूं इसमें सवाल के रूप में। फर्स्ट सवाल ये है, संचार निकाय का चित्र खींचे, यानी ड्रा ए डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम खींचना है। जैसे अभी लेटेस्ट में मैं बात करूं कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे जो सिंपल मेथड है वो कैसे करते हैं, हम लोग तुरंत फोन कर देते हैं, टेलीफोन कर देते हैं, मोबाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स होती है। मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स जो स्रोत है, जैसे मोबाइल लिए आप बोले तो आप क्या हो गए, इंफॉर्मेशन का सोर्स हो गए, ठीक है। तो बोलते हैं तो क्या होता है, मैसेज देते हैं। मैसेज कौन, तो साउंड एनर्जी के रूप में। साउंड एनर्जी को क्या करता है, मोबाइल कैच करता है। मोबाइल में ट्रांसमीटर होता है, उसका क्या काम है कि वो जो है से एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। मतलब सिंपल में समझिए, साउंड वेव को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल देता है, यानी ध्वनि ऊर्जा को वो विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल देता है, यानी ध्वनि तरंग को सिग्नल बना दिया वो कौन, ट्रांसमीटर जो मोबाइल में लगा हुआ है। और वहां से निकल करके जो ट्रांसमिशन मीडियम होती है या चैनल होती है वहां पे पहुंचाया जाता है। मतलब और वहां पे क्या होता है, बहुत तरह के जो है से फ्रीक्वेंसी वाला या आवृत्ति वाला सिग्नल आ रहा है। इसीलिए यहीं पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्रॉस कॉल लग जाता है, कहीं लगा रहे हो दूसरे जगह तो उसके पास दूसरे का कॉल, इधर से दूसरे का कॉल है ना, तो वो क्या होता है कि इंटरचेंज हो जाता है वहां पे। किसके कारण, तो सिस्टम नॉइज है, वहां पे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी का यहां पर आ रहा है सिग्नल, इसलिए। अब देखिए यहां से चला किसके पास, जिसके पास कॉल लगाए हो उसके मोबाइल में जो रिसीवर रहता है उस रिसीवर के पास पहुंच जाता है। किस रूप में, सिग्नल के रूप में। कौन सा सिग्नल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के सिग्नल के रूप में। अब उसका जो रिसीवर है वो रिसीव करके तुरंत क्या करता है, बदल देता है। किस रूप में बदल देता है, तो तुरंत जो है से मैसेज के रूप में, यानी तुरंत जो है से इधर से साउंड एनर्जी था तो वहां पर भी साउंड के रूप में बदल देता है और जो सुनने वाला है, जो डेस्टिनेशन होता है वहां पे पहुंच जाता है। तो इधर से बातें करते हैं तो डायरेक्ट वहां पे पहुंचने का ये क्या है, डायग्राम है, कैसे कैसे पहुंचता है क्या चीज, न्यूज, समाचार, यानी जो बोलते हो। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका मतलब ये चित्र बन गया। मतलब इस तरीके से ये बनाया जाता है, इसलिए कि इस मेथड में मैसेज पहुंचता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। यानी डिजिटल और एनालॉग, यानी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। सिग्नल मतलब होता है संकेत, संकेत का मतलब होता है कि जो क्या होगा,
मतलब इनपुट और आउटपुट होता हो, जैसे करंट, वोल्टेज, ये एक प्रकार का सिग्नल के रूप में होता है। ठीक है, तो वही देखिए यहां पर क्या होता है, एनालॉग, फर्स्ट में क्या है, एनालॉग, यानी एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे सबसे पहले। तो वैसी धारा या वोल्टेज सिग्नल जो सतत और समय के साथ सतत परिवर्तनशील हो, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, ये डेसिमल सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, डेसिमल यानी दशमलव पद्धति पे आधारित है। यानी द करेंट और वोल्टेज सिग्नल विच इज कंटिन्यूअस एंड चेंजेज, ठीक है, विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। देखिए, तो इसका डायग्राम से भी समझाएंगे, पहले ये समझ लें ये ऐसा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज करने वाला होता है, सतत चेंज करने वाला होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करनी है तो स्क्रीनशॉट कर लें। आगे बढ़ता हूं। देखिए, सेकेंड मैंने क्या बताया था, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल जो सिग्नल होती है, यानी डिजिटल जो होता है वो किस पर आधारित है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर जिसका मतलब बेस 2 होता है और उसमें 2 ही डिजिट यूज होता है, एक 0 और दूसरा 1 यूज होता है। चलिए, वैसे सिग्नल जिनके धारा या वोल्टेज का 2 स्तर होता है, इसका 2 स्तर होता है, लगातार बदलता नहीं है, 2 वैल्यू में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। द सिग्नल हैविंग 2 लेवल्स ऑफ करंट और वोल्टेज कॉल्ड सिग्नल। देखिए, तो यहां पर मैं बात करूं, यहां पे ग्राफ से रिलेटेड देखो समझा देता हूं। देखिए, ये I और V है, या तो I यानी धारा या तो वोल्टेज, करंट या वोल्टेज। देखिए, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये कौन है, एनालॉग सिग्नल। देखिए, एक कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है। लेकिन यही डिजिटल में क्या होता है, सो देखिए, इस तरीके से। ये देखो 0 है, 5 वोल्ट है, यहां से यहां तक, इस टाइम तक 5 वोल्ट रहा, फिर इस टाइम से इस टाइम तक क्या रहा, 0 रहा, फिर इस टाइम से इस टाइम तक क्या रहा, 5 वोल्ट, और फिर ये क्या हो गया, 0 हो गया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक 5 वोल्ट। तो यानी इस तरीके से ये चेंज करेगा, 0 और 5 वोल्ट, 0 और 5 वोल्ट, 0 या 5 वोल्ट, 0 या 5 वोल्ट, ऐसे चलेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए 0 है तो कुछ टाइम के लिए डायरेक्ट 5 वोल्ट है, फिर 0 हो गया, मतलब 2 स्तर के बीच इसका चेंजिंग होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, डिजिटल सिग्नल वाला होता है। तो ये हो गया यहां पर डिजिटल कंडीशन में। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब आता है यहां पे भू तरंग, व्योम तरंग और आकाशीय तरंग से क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव। यानी तीनों को यदि आप डिफाइन कर देते हैं तो हो जाएगा, ये डिफिनीशन लिखनी है। कभी कभी बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, इसकी व्याख्या करें। भूतरंग यानी ग्राउंड वेव, नाम से ही लग रहा है कि जिसका संचरण मतलब ग्राउंड लेवल पे होती है, ग्राउंड के नजदीक से होता है, नियरेस्ट होता है, ठीक है, उसी को यहां पर बोला जाता है ग्राउंड वेव, यानी भूतरंग, यानी जो धरातल के नजदीक जा रहा हो। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ मेगा हर्ट्ज तक हो सकता है, यानी इसको बोल सकते हो किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज, माने कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ मेगा हर्ट्ज के बीच में होता है।
किसका? ग्राउंड वेव का। इसीलिए बोला गया वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग जो पृथ्वी तल के निकट संचरित होती है उसे भूतरंग कहते हैं। यानी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल विथ नियर टू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वेव, यानी अर्थ सरफेस। ग्राउंड मीन्स अर्थ सरफेस। चलिए ये तो हो गया। ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है ये बतला दिया गया। फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो कुछ किलोहर्ट्ज से कुछ मेगाहर्ट्ज तक होता है। आस्काई तरंग आकाशीय तरंग है, ठीक है, स्काई वेव है। देखो इसका नाम हो गया स्काई, मतलब जो एटमॉस्फेयर तक जाता है ना, वायुमंडल में चलता है, जिसमें भी यहां पर क्या है कि जो आयनोस्फीयर होती है, जो आयन मंडल होता है, उससे इसका रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो खास बात ये है कि 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है, होता है। यानी बोल सकते हो वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक होता है उसे आकाशीय तरंग कहते हैं। ये तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिफिनेशन हो गया। यानी तो बोल सकते हो जिसका संचरण एटमॉस्फेयर तक ही पॉसिबल है, एटमॉस्फेयर के बाहर पॉसिबल नहीं है, स्पेस में पॉसिबल नहीं है, उसी को बोला जाता है स्काई वेव, आकाशीय तरंग। इसीलिए यह आयन मंडल से परावर्तित होता है, मतलब यहां से भेजोगे तो आयन मंडल से परावर्तित होकर के वापस चल आएगा, ठीक है, स्पेस में जा नहीं पाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्काई वेव। चलिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, आर कॉल्ड स्काई वेव। दीज आर रिफ्लेक्टेड बाई आइनोस्फेयर। ये आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्शन होती है इसकी, और इसका संचरण होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया स्काई वेव। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए ये क्या है? बयोन तरंग यानी स्पेस वेव। स्पेस वेव का मतलब हुआ जो एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए और संचरण उसका हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो वेव होती है, जो तरंग होता है, इसको स्पेस तरंग बोलते हैं। यानी वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक या तो 40 मेगाहर्ट्ज 40 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, है ना, यहां पर स्पेस वेव या तो बयोन तरंग बोलते हैं, या तो बोल सकते हो बिना वायुमंडलीय परावर्तन के होता है, मतलब संचरण बिना वायुमंडलीय परिवर्तन के होता है, ठीक है। यानी देखिए वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज या इससे अधिक लेकिन संचरण बिना वायुमंडलीय परावर्तन के होता है उसे बयोन तरंग कहते हैं। यानी बोल सकते हो यहां पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of frequency 40 megahertz or more than transmitted without using atmospheric reflection by satellite for communication is called a space wave। तो ये हो गया यहां पर बयोन तरंग के बारे में, यानी स्पेस वेव के बारे में। चलूं आगे, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में यहां पे है मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। यानी एक प्रोसेस आया जिसका नाम है मॉड्यूलन, उसको परिभाषित करनी है और इसके प्रकार को लिखनी है। देखो तो मॉड्यूलन क्या होता है? देखिए दो तरह का वेव है, एक होता है कैरियर वेव और एक होता है, ठीक है, मॉड्यूलेट वेव, ठीक है। तो देखिए यहां पर लेकिन जो कैरियर वेव होती है उसमें जब या करके इंफॉर्मेशन या तो बोल सकते हो सिग्नल या तो इंफॉर्मेशन या के क्या होता है कंबाइंड होता है, मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं यहां पे मॉड्यूलन बोलते हैं। यानी कैरियर वेव के साथ या कि इंफॉर्मेशन जुड़ गया तो इसको बोलते हैं क्या चीज? मॉड्यूलन बोलते हैं। और इसकी यदि विपरीत होगा तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। यानी कहने का मतलब हुआ कि कैरियर वेव के साथ इंफॉर्मेशन जुड़ा, सूचना जुड़ा, मिला, समायोजन हुआ और फिर वियोजन हो गया उसका, तो उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन।
मॉड्यूलेशन। देखिए, सूचना तरंगों का वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपण, यही अध्यारोपण का मतलब होता है समायोजन, समायोजित होना मतलब समावेशन होना यानी जुड़ना आकर, को मॉड्यूलन कहते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी मॉड्यूलन कहते हैं। एडिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल टू कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और ये 3 तरीके का होता है, आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर देखो आवृत्ति मॉड्यूलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर आता है कला मॉड्यूलन यानी फेज मॉड्यूलेशन, फिर आता है पल्स मॉड्यूलन यानी पल्स मॉड्यूलन यानी पल्स मॉड्यूलेशन है ये, यानी ये 4 तरह का होता है। ये होगी, तो इस तरीके से ऐसे लिख देनी है इसको, ओके। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे है, मॉड्यूलन सूचकांक क्या है, यानी व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन करनी है कि पहले ये होता क्या है। देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को सबसे पहले एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एम से, और ये एक प्रकार का क्या है, रेशियो है, अनुपात है, किसका, तो जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है, ठीक है, मॉड्यूलन जो तरंग होता है उसका जो आयाम होगी, और एक होता है कैरियर वेव यानी वाही तरंग जो होता है उसका जो आयाम होगा, दोनों के आयाम के अनुपात को ही यहां पर इंडेक्स बोलते हैं, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। यानी एक प्रकार की रेशियो है, जिसको ऐसे, ये हुआ एम्पलीट्यूड किसका, मॉड्यूलेटेड वेव का, ये क्या हुआ, कैरियर वेव का, ठीक है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखिए मॉड्यूलन सूचकांक यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलक तरंग जो होता है मतलब मॉड्यूलेटेड जो वेव हुआ उसका आयाम और वाही तरंग का आयाम के अनुपात को मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो तो ये आ गया यहां पर ऐसा, जिसमें से एएम और एसी ये होता क्या है। देखिए एएम का मतलब होता है ए मैक्स माइनस ए मिन बाई 2। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए जब जो है से मॉड्यूलेशन होती है यानी मॉड्यूलेटेड वेव और जो कैरियर वेव है उसकी एम्पलीट्यूड की बात करें तो देखिए होता क्या है कि जब मॉड्यूलेशन होता है तो यदि सेम फेज में यानी सेम फेज में जब सुपरपोज्ड होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा जो ए मैक्स होगा, और जब अपोजिट फेज में होगा तो क्या देगा, मिनिमम देगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब, जब सुपरपोजिशन होगा, जब मिलेगा, समायोजन होगा मतलब मॉड्यूलेशन होगा, उस समय की बात है, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन। ए मैक्स क्या है, जब सेम फेज में सुपरपोजिशन होगा, ए मिनिमम मतलब अपोजिट फेज में जब सुपरपोजिशन होगा, बाई 2 कैरियर वेव का बाई 2 हो गया ऐसा। अब दोनों का जब रेशियो लिखोगे तो देखो 2 तो ऐसे कट जाएगा, ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। तो एक प्रकार का ये क्या है, रेशियो है, किसका, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का यानी मॉड्यूलन सूचकांक का। इसकी जो वैल्यू होती है किसका, एम, ये देखो एम का,
0 to 1 होता है। यदि इसका वैल्यू पूछा जाए तो 0 to 1 होता है। कैसे? सो देखिए, जिस समय मैक्सिमम और मिनिमम आपस में इक्वल होगा उस समय क्या होगा, ए मैक्स माइनस ए मिन दोनों जीरो, तो जीरो हो जाएगा। जिस समय मिनिमम जीरो होगा, मतलब अपोजिट फेज में सुपरपोजिशन हो रहा है लेकिन मिल रहा है, लेकिन जो दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, जो दोनों का मिलन हो रहा है, वो दोनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा, उस केस में मिनिमम जीरो होगा। और मिनिमम जब जीरो होगा तो ये मैक्स बाई ये मैक्स बचेगा तो कटेगा तो 1 हो जाएगा। इस केस में क्या बोलोगे, जो एम है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच वैरी करेगा, 0 और 1 के बीच में। ये हो गया क्या चीज, मॉड्यूलेशन सूचकांक यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे दे दिया गया किसी मॉड्यूलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट है। देखिए, मॉड्यूलित जो तरंग का अधिकतम आयाम है वो 10 वोल्ट है और न्यूनतम आयाम जो है वो 2 वोल्ट है। मॉड्यूलन सूचकांक निकाले। अब सूचकांक निकालना है, देखिए इंडेक्स निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख लो ए मैक्स जो 10 वोल्ट है, मिनिमम लिख लो 2 वोल्ट है। अब क्या निकालनी है, एम निकालनी है। तो क्या कीजिएगा एम निकालने के लिए, देखिए एम बाई ए सी, एम का वैल्यू ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। एम इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। तो ए मैक्स 10 और माइनस 2 बाई ए मैक्स प्लस ए मिन होगा, तो ए मैक्स प्लस ए मिन 8/12 आ जाएगा। अब देखो कैंसिल करो, 2 चौके 3 चौके होगा। सो एम इज इक्वल टू यानी इंडेक्स निकल गया 2/3। इंडेक्स निकल गया यहां पे 2/3। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट करनी है तो कर लीजिए, या तो सवाल बनानी है तो पेन और पेपर यूज करके बनाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित की व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है, WW है। WW का मतलब यहां पर होता है, वह इसका नेम पूरा है वर्ल्ड वाइड वेब। एक दूसरी बात, यह कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, यानी डिजिटल नेटवर्क है ये। इट इज ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, या तो डिजिटल नेटवर्क बोल सकते हो गया ये, इसका एक्सप्लेन हो गया। अब देखिए सेकेंड में है फैक्स। अब तो बहुत कम होती है ये, ठीक है, अब ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ये सब आ गया तो बहुत कम होती है। पहले ये सबसे ज्यादा होता था, फैक्स होता था। जैसे अभी ईमेल से कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से फैक्स से किसी डॉक्यूमेंट को भेजा जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज का फिगर खींचो, पहले स्कैन करो उसको। स्कैन करना मतलब उसका चित्र खींचो, ठीक है, और उसी चित्र को फिर ट्रांसफर करो, तो फिर दूसरे जगह जो है जब रिसीव होगा तो सेम फॉर्म में, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन वाला इंफॉर्मेशन वहां पे क्या मिलेगा, माने चित्र मिलेगा, रूप मिलेगा। तो यही है। तो फैक्स का मतलब होता है फेसिमाइल। फैक्स का मतलब फेसिमाइल होता है, और इसका अर्थ होता है पुनर्उत्पादन। इट मींस एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। देखिए पहले क्या करनी है,
स्कैन करनी है, स्कैन करके ट्रांसमिट कर दो, और ट्रांसमिट जब कर दोगे तो रिसीव हो जाएगा जहां पे भेजे हो, जिस नंबर पे। पहले फैक्स नंबर भी एक होता है, फैक्स नंबर पे जिस पे भेजोगे वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया स्कैन, ट्रांसमिट, रिसीव, है ना। ये कंडीशन हो गया किसका, फैक्स का। इसका क्या होगा, फेसिमाइल। ये क्या है, इट मीन्स एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है। जैसा यहाँ पे है वैसा ही फिगर खींचिए और दूसरे जगह भेज दीजिए, वहां भी वैसा ही निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहाँ पे टीवी संकेत की प्रेषण सीमा को, ठीक है, बढ़ाने के लिए कारकों को लिखें। यानी कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा टीवी संकेत का प्रेषण की सीमा बढ़ सकती है। टीवी प्रेषण की सीमा बढ़ने का मतलब है, जैसे जैसे सिंपल समझिए, मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर की एक अपना क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। कितना ही दूरी तक इस टावर से मोबाइल में टावर रह सकता है, पकड़ेगा टावर, ठीक है। यानी इनकमिंग और आउटगोइंग उसका काम करेगा। उस क्षेत्र से जब बाहर चले जाते हैं तो काम नहीं करता है। तो मतलब उस क्षेत्र को बढ़ाना है, यदि बढ़ाने की बात हो रही है तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि उच्च आवृत्ति का वाहक तरंग होनी चाहिए। माने हाई फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा कैरियर वेव तो चला जाएगा। अधिक ऊंचाई का एंटीना, एंटीना की ऊंचाई बढ़ा दीजिए, इससे भी बढ़ जाएगा। रिपीटर या उपग्रह, ठीक है, यानी रिपीटर्स और सैटेलाइट, ठीक है। मतलब रिपीटर कहने का मतलब यहां से इंफॉर्मेशन भेजा गया तो फिर किसी टावर के पास पहुंचा, वो टावर जो है अगले टावर के पास, वो टावर अगले टावर के पास, तो बीच में जो आ रहा है वो क्या है, रिपीटर है। या नहीं तो यहां से सिग्नल भेजेगा, यहां से जो है वेव चला, ठीक है, मैसेज चला। ये जो सैटेलाइट होता है उसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, वो नहीं तो उसमें पहले रिसीव करेगा और फिर वो भेजेगा। तो सैटेलाइट का यूज करके भेजा जा सकता है। तो ये हो गया यहाँ पर क्या चीज, मतलब सीमा को बढ़ाने का फैक्टर हो गया। ये वही बोला था ना, राइट फैक्टर्स बाय विच द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 3 चीजों को लिख सकते हो। आगे बढ़ो, हाँ, नेक्स्ट। अब आता है इसमें प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कवरिंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना। यानी एंटीना जो होता है उसकी बात कर रही है कि जो प्रेषण होगा उससे उस एंटीना की ऊंचाई का व्यंजक निकालनी है। देखिए सपोज कीजिए कि ये अर्थ है, ओके, अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ का ये रेडियस हुआ, ओके, और यहां पर एक टावर लगा दिए जिसकी हाइट h है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ओके। लेकिन टावर की जो हाइट होगी इस OP क्या है, अर्थ का रेडियस है, इसकी जो वैल्यू होगी उससे बहुत बहुत कम होगा। क्योंकि टावर की हाइट कितना होता है, मान लो 50 मीटर, 100 मीटर ऐसे होगा। लेकिन इस रेडियस की वैल्यू कितना है, 6400 किलोमीटर है। सोचो 100 मीटर कहां, 50 मीटर कहां, उससे तो बहुत ज्यादा है ये अर्थ का रेडियस। यानी अर्थ के रेडियस के सामने वो निगलेक्ट है। चलो देखो, ऐसा मैंने बात किया। अब देखो यहां पर क्या किया जाए, सो देखिए यहां से सिग्नल चलेगा तो देखिए यहां पे टेंजेंट आया इस पॉइंट पे, इधर से देखें तो ऐसे टेंजेंट आया। तो एक बात बताइए यहां पे कि ये जो पॉइंट है इन दोनों का एक अपना अपना नाम दे दो। पहले इसको दे दो T, इसको दे दो S, कुछ भी दे सकते हो अपना, ठीक है। तो यदि इस सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये डिफिनिट है कि 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वहां से टेंजेंशियली आई है, वहां से यहां तक वेव पहुंच रहा है। मतलब इसके अंदर कोई भी माने रहेगा तो सिग्नल पकड़ेगा इतना एरिया में, ठीक है। तो ये 90 डिग्री टेंजेंट आया है यहां तक और यहां से ऐसे,
ठीक है, क्योंकि अर्थ कैसा होगा, स्फेरिकल है तो ये कर्व पार्ट होगा, लेकिन ये जो कर्व पार्ट होगा बहुत बहुत कम कर्वेचर लगेगा, ठीक है, प्लेन की तरह ही लगभग लगेगा। ओके, तो यहां से ऐसा मैंने दे दिया। अब देखो ये ट्रायंगल की बात हुई, ये क्या है, एक प्रकार का यहां पे देखो दे दो रेडियस, अर्थ का रेडियस है, तो ये ट्रायंगल हो गया ओ, देखो यहां से ओ क्यू एस या तो ओ एस क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है यदि, तो मैं बात करूं सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एस क्यू, ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू में ओ क्यू क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो ओ क्यू का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर एक बेस मान लो किसी को, तो ओ एस का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, एस क्यू का स्क्वायर, या तो क्यू एस का स्क्वायर बोल सकते हो। देखो ओ क्यू स्क्वायर, ओ से क्यू आर ई प्लस एच है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ओ एस, ओ से एस, ई भी अर्थ की क्या है, रेडियस है, सरफेस तक आया है, तो आर ई स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको। अब जरा सोचिए कि यहां पर ऐसे यदि टेंजेंट खींचूं, जो एक प्रकार का ये डी डिस्टेंस है, क्या है, डी डिस्टेंस है, इधर भी क्या है, ऐसे टेंजेंट खींचूं तो डी डिस्टेंस है, तो ये जो पी एस होगा और ये क्यू एस होगा वो बहुत बहुत नजदीक वाला वैल्यू होगा, बहुत एक दूसरे के निकट वाला मान होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के हिसाब से बहुत बहुत छोटा है, इसलिए ये जो पी एस होगा, जो ऐसे खींचेंगे वो लगभग क्यू एस के बराबर होगा, लगभग, यानी इफ एच वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो ये जो क्या आएगा, क्यू एस आएगा वो अप्रॉक्स क्या होगा, पी एस होगा, जो इज इक्वल टू क्या है, डी है, मतलब इतना रेंज तक, इतना वाला रेडियस तक, डी वाला रेडियस तक, यानी टावर के बेस से इतना डिस्टेंस तक क्या होगा, उसका वेव का प्रोपेगेशन होगा, वहां तक वेव पहुंचेगा, सिग्नल पहुंचेगा, डी। तो अब यहां से क्या करोगे, इसको तो लिख सकते हो डी, तो फ्रॉम फर्स्ट की बात करूं अब तो क्या होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आएगा, 2 आर ई एच आएगा, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा, ये लिख दिया। अब यहां से देखो आर ई स्क्वायर प्लस में, तो ये आर ई स्क्वायर चला जाएगा, काम से माइनस हो जाएगा तो जीरो बना देगा इसको, तो यहां से देखिएगा यदि एच स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा, ओके। तो अब देखो ये तो हो गया, अब इस आर ई के सामने इस एच का वैल्यू क्या है, बहुत बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हटाना पड़ जाएगा, इसको जब हटाएंगे तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आर ई एच, सो एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई आर ई, यही तो फॉर्मूला डिराइव करनी थी।
अब पूछा जाता कितना एरिया में ये जो है से प्रसारण कर रहा है, कितना एरिया में सिग्नल भेज रहा है, तो एरिया इज इक्वल टू, ये चारों तरफ ऐसी ऐसी भेजेगा तो एक प्रकार से चारों तरफ से क्या बना लेगा, सरफेस पर सर्कल बना लेगा। ठीक है, तो वो जो सर्कल बनेगा उसकी एरिया क्या होगी, पाई डी स्क्वायर होगा। ओके, देखो तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर यानी 2 REH। सो एरिया ए इज इक्वल टू 2 पाई REH। हो गया, ये एरिया निकल गया। ठीक है, और यदि वहां पे डेंसिटी दे देता लोगों का तो उसकी भी मतलब एरिया निकल गया, और एरिया जो है पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे देगा तो उसका भी पॉपुलेशन भी निकल जाएगा, कितना पॉपुलेशन इसका लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं तक बोला, सिर्फ यहीं तक हम लोग लिखेंगे। एरिया तो मैंने निकाल दिया कि यदि एरिया तक की बात करता कि कितना क्षेत्र में प्रसारण होगा, कितना क्षेत्रफल में प्रसारण होगा उस टावर से, ठीक है, तो उसकी एरिया निकाल सकते हो। और यहाँ पर बोला था हाइट का, तो हाइट का सिर्फ यहीं तक ब्रेक कर देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये निकालने की मेथड हुई। तो ये हो गया अर्थ के सरफेस पे एच हाइट का ये टावर हुआ PQ, है ना, जो अपने बेस से D डिस्टेंस तक प्रसारण करता है, जहां पे RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया कर्व, लगता है कर्व लेकिन यहाँ पे इमेजिन किए, लेकिन लगभग जो है से प्लेन ही दिखता है। ठीक है, प्रैक्टिकली में। तो ये हो गया। तो अब आगे देखता हूं इसमें कि नेक्स्ट क्या है। तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त होती है। इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल है किसमें, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट समाप्त होती है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और इसके साथ बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल थे वो लास्ट हो जाएंगे। ओके, इतना यदि तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा।